प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप सभी के सामने मैं पुनः रीट भर्ती परीक्षा 2022 का जो पेपर आपका रहेगा 14-15 मई, उसमें सामाजिक अध्ययन खंड जो आपका है उसमें इतिहास विषय का क्या वेटेज रहेगा, उसके लिए आप कौन सी किताबें पढ़ें, उन सभी को लेकर अपने चर्चा करेंगे। तो एक बार आप वाइट बोर्ड पे जो चीज़ें मैंने लिख रखी है उन पे आप गौर करें। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उन पे आप थोड़ा गौर करें। रीट भर्ती परीक्षा 2022 में सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके खंड इतिहास पे अपने आज बात करने जा रहे हैं। इतिहास विषय के लिए हम किन पुस्तकों का सहारा लें, किन पुस्तकों से हम ये पाठ्य सामग्री पढ़ें जो कि हम अधिक अंक अर्जित कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है जिसके आपके रीट एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन रहने हैं, उन 60 क्वेश्चन में एक खंड के रूप में भारतीय इतिहास, उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज यहाँ जो अपने बात करेंगे वो सिर्फ भारतीय इतिहास खंड के बारे में बात करेंगे कि रीट भर्ती परीक्षा में भारतीय इतिहास खंड जो है उससे संबंधित कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने इसको जो समझा है वो समझा है कि भारतीय इतिहास को लेके इस पाठ्यक्रम को 4 हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला खंड जो है वो बनता है सभ्यताओं का खंड। दूसरा खंड जो बनता है वो बनता है मौर्य, गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में 600 से लेकर 12वीं शताब्दी का जो समय है। और एक खंड नया जुड़ता है जिसमें भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, या उसको एक संक्षिप्त नाम दिया जा सकता है वृहत्तर भारत मतलब। उसके बाद में अगला जो खंड बनता है वो बनता है मध्यकाल। और मध्यकाल में जो चीज़ें पूछी जाएगी परीक्षा में वो सूफी, भक्ति आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन, ये खंड दिए हुए हैं। अगले खंड को हम देखें तो वो है आधुनिक भारत, और इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। पहला आ रहा है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति। और उसके बाद में अगला खंड जो आ रहा है वो आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। अगला खंड जो आ रहा है वो आ रहा है समाज सुधार, पुनर्जागरण आंदोलन। और अंतिम खंड जो बचता है वो बचता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, यानी आज़ादी तक। कांग्रेस की स्थापना से लेकर और आज़ादी तक का पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं रही, जो भी मूवमेंट रहे, किन लोगों का इसमें योगदान रहा, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। अब मैं बात करना चाहूँगा यही पाठ्यक्रम जब हम किताबों से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम किन किताबों का सहारा लें। पाठ्यक्रम में जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम ये जारी किया रीट का, तब एक बात उसमें लिखी हुई है कि आरबीएसई 70 2019-20 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं जिनका स्तर 6, 7, 8, 9, 8 तक की किताबें, और उनका स्तर जो है माध्यमिक स्तर तक का नॉलेज जो है ना वो पूछा जाएगा या आंका जाएगा। अगर हम हमारी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहें तो हम अगर जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ देखें आप, सैंधव, वैदिक, बौद्ध, जैन, महाजनपद, अगर ये टॉपिक हमें कक्षा 11 की किताब में या 12 की किताब में भी मिलते हैं तो हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर वो संभावनाएं या असंभावनाएं नहीं रहती कि अगर प्रश्न पूछा जाए और हमारा गलत हो जाए या प्रश्न वो ऐसा हमें ना मिले। अगर हमने अन्य क्लासों से भी इसके बारे में पढ़ा है तो उसके बाद में मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगली परीक्षा में हमारा स्कोर 125 से लेकर 135 के बीच में रहे तो हम इसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरबीएसई की पुरानी जो किताबें थी 6 से लेकर 10, उनके साथ साथ आप वर्तमान सत्र में जो किताबें चल रही है 6 से 10, उनका भी सहारा अवश्य लें। कितनी किताबें हो जाएगी? कुल बुक्स की संख्या अगर देखें अपने तो
कक्षा 10 में 70, 19, 20 में जो एक पुस्तक रहती है जिसका नाम रहता है सामाजिक अध्ययन, इसी एक नाम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक की सारी किताबें हैं, उनका नाम जो इसी नाम से मिलती है, वो किताबें सामाजिक अध्ययन नाम से। वर्तमान सत्र में जिसको हम कह सकते हैं सत्र 2021-22, इस सत्र की जो किताबें रह रही है उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सैंधव घाटी सभ्यता ये टॉपिक देखना चाहते हैं तो कक्षा 10 की जो किताब है, या इसके लिए आप पूर्व के सत्र में आरबीसी द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक थी जिसका नाम दिया है भारत का इतिहास कक्षा 12, इस किताब में से भी इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। कक्षा 12 की आरबीसी की जो अभी इस सत्र में नहीं चल रही है, पुरानी है, आपको फोटोकॉपी मिल सकती है या इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो सकती है मेल पे, अगर आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तो। उसके बाद में टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता, जो पुरानी चल रही किताबों में से 9 में से 10 या 6 से लेकर 8 तक की किताबें, उनसे भी आपने टॉपिक वही करने हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आप ये काम करें, सिलेबस को सामने रखें, जो भी कक्षा 6 की किताब है उसको सामने रखें, उसकी अनुक्रमणिका को निकाल लें और जो आपके लेसन हैं उनको आप टिक कर लें। आपने सिर्फ वही लेसन पढ़ने जो आपके पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला कार्यक्रम है कि ये टॉपिक आप एक पेज पे लिखें इतिहास खंड के, और उसके बाद में जो कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबें ओल्ड वाली हैं वो और वर्तमान वाली हैं वो, उनको सामने रखें और उनके अनुक्रमणिका का पेज आप खोलें और जो टॉपिक है उनको टिक कर लें और एक पेज पे लिख लें कि सैंधव जो सभ्यता का टॉपिक है वो कक्षा 6 में भी आपको मिल रहा है, 8 में भी मिल रहा है, 8 में मिल रहा है तो कौन से अध्याय पे मिल रहा है, 9 में कौन से अध्याय पे मिल रहा है। यानी ऐसे करके पुरानी किताबों की सूची बनाएं, फिर नई वाली किताबों में उनकी भी सूची बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको इन किताबों में 6-7 जगह मिल जाएगा। तो अगर हम एक तो मानो एक किताब से पढ़ रहे हैं, एक हम इतर क्लासेस से इसको पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक हमारा और भी अच्छा होगा। उसके बाद में बौद्ध और जैन है। महाजनपद को लेके पिछली बार भी जब 2021 में परीक्षा रही और परीक्षा से 2 दिन पहले मैंने आप सबसे बात की तो मैंने पहले भी बताया था कि ये इतना कुछ जटिल टॉपिक नहीं है। इससे जो आज तक जो पर्सन रहे हैं वो एक सूची के रूप में रहे। आप एक पेज पे कोई भी किताब लें, उससे एक सूची समेकित करें, एक A4 कागज़ लें और उसमें इस प्रकार से एक सूची बनाएं। यहाँ लिखें आप महाजनपद का नाम, महाजनपद का आप नाम लिखेंगे और यहाँ एक राजधानी लिखेंगे। बस 1, 2, 3 क्रम से 16 तक लिख के, और इस एक पेज से इस सूची से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऐसे बौद्ध और जैन को लेके ज़्यादा गहराई की प्रश्न नहीं पूछे जाते। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में आपने संक्षिप्त एक नोट्स के रूप में बना लिया। महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके जीवन की जुड़ी घटनाओं को आपने नोट्स के रूप में बना लिया। कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को लेकर जो किताबें हैं उनका आपने नाम लिख लिया। तो इससे बाहर प्रश्न ये नहीं निकलता है। मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में क्या चीज़ें थी जो सिलेबस में दी है उसी के बारे में पढ़ेंगे, इसे इतर नहीं पढ़ेंगे। जैसे इतिहास के बारे में लिखा है तो प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां आप पढ़ें। प्रशासन की वो एक सूची बनाएं आप। प्रशासन के जो प्रश्न बनेंगे मौर्य काल से भी बनेंगे, गुप्त काल से भी बनेंगे, और गुप्तोत्तर में अगर देखें तो हम वर्धन काल या हर्ष काल जो है उसको लेके उसके भी प्रश्न बन सकते हैं। उसी के लिए आप एक सूची बनाएंगे सीधी इस तरीके से। A4 आप पन्ना लेंगे, उस पन्ने पे वही 2 भागों में इसको डिवाइड करें। यहाँ लिखें पदाधिकारी और यहाँ लिखें उसका कार्य। इस प्रकार से संक्षिप्त कर लें। ज़्यादा ये कार्य विस्तृत कार्य नहीं है कि मौर्य काल के प्रशासन को लेके आपने उस प्रकार की एक सूची बना ली, गुप्त काल को लेके प्रशासन की एक सूची बना ली, वर्धन काल कैसे बना ली, और उसके बाद के अंदर आ रहा है 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समयावधि है उसमें पूरा पूरा राजपूत काल के बारे में। ठीक है, प्रमुख राजवंश है, उनके संस्थापक कौन है। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं। अगर 600 से लेकर 1200 शताब्दी की हम बात करें तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रमुख 4 शासक नागभट्ट फर्स्ट के बारे में, नागभट्ट सेकंड के बारे में, महिर भोज के बारे में, वत्स राज के बारे में ज़्यादातर प्रश्न इसी से लेके पूछे जाते हैं। अगले बारे में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है चौहान राजवंश के बारे में। तो आप ज़्यादा गहराई में ना जाएं। और उसके बाद में भरतर भारत के बारे में आप इसके लिए एक मानचित्र बनाएं सबसे पहले, या आप खाली मानचित्र ले लें। खाली मानचित्र पे जो आप काम करेंगे वो ये करें कि खाली मानचित्र पे भारत का मानचित्र बना के जो भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में प्रमुख केंद्र जो रहे उनको ऐसे टिक मार कर देंगे। ठीक है,
अगर हम देखेंगे उत्तर पश्चिम की ओर अफगानिस्तान का नाम आ रहा है, तो अफगानिस्तान में प्रमुख नाम जो केंद्र रहे बृहत्तर भारत के या बौद्ध संस्कृति के, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कार्य आप मानचित्र पे करें। अगले खंड में जो आ रहा है वो सूफी और भक्ति आंदोलन को लेके, सूफी प्रमुख सिलसिले, उनके संस्थापक, इस प्रकार से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। एक पन्ने पर कंप्लीट होने वाला काम। भक्ति काल में प्रमुख दर्शन, उनके प्रवर्तक, इस प्रकार से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मुगल राजपूत संबंध जो है, यह कड़ी स्टार्ट होती है। अब इसको लेके बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि हम इसको कहाँ से और किस प्रकार से तैयार करें, शुरुआत इसकी कहाँ से माने, क्या अकबर के राजपूताना में प्रवेश और जयपुर के साथ में वैवाहिक संबंध से हम इसको पढ़ें, या उससे पहले मैं ये मानना चाहूँगा कि आप बाबर से लेकर बाद के जितने भी परवर्ती मुगल शासक रहे, वो पूरी की पूरी सूची को आप पढ़ें। किसी भी प्रकार से वो राजपूताना से संबंध है तो वो उस पूरी कड़ी को आप पढ़ें, और उसके बाद में आता है मुगल प्रशासन। ठीक है, प्रशासन को लेके देखिए आप कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, गुप्तोत्तर में हर्ष का प्रशासन और मुगल प्रशासन, 4 कड़ी रह रही है। आप चारों को समेकित एक नोट्स बना लें और बनाए उसी तरीके से कि इधर पदाधिकारी का नाम आ रहा है और इधर पदाधिकारी के कार्य आ रहे हैं। अगली कड़ी में आधुनिक भारत, ये थोड़ा सा एक जटिल सा टॉपिक कह सकते हैं। ये किसी न किसी गाइड का आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समेकित इस प्रकार से जो टॉपिक है ना, वो कहीं भी 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में विस्तृत आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी आप गाइड जो भी मार्केट में बहुत सी उपलब्ध है आज के समय में, उससे 2-3 पूरी गाइड ना खरीदें आप, उसके 2-3 पन्ने या वो फोटोकॉपी करवा लें। तो वहाँ आप देखेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश पॉलिसी जो रही, 1857 की क्रांति सब किताबों में मिलेगी, ये सब किताबों में आपको मिलेगी। और उसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा है, वो भी अपने पास में बोर्ड वाली किताबों में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ये भी कोई गाइड का आपको सहारा लेना पड़ेगा और उसी से आप फोटोकॉपी करवाएं। और समाज सुधार आंदोलन है, वो सब किताबों में बड़ा विस्तृत मिलता है। शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय से होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को लेके पूछे जाते हैं। उनके द्वारा समाज सुधार को किए गए कार्य, उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का नाम, कहाँ संस्था की स्थापना की, किस वर्ष की, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम आ सकता है। और उसके बाद में एक टॉपिक आता है। इसके लिए मैं एक समेकित सी एक किताब बताऊंगा। एक किताब के उसका अध्याय आपको मैं बता दूंगा। RBSC की पुस्तक 12 इतिहास विषय, अभी हाल ही में तो ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु पूर्व के 2-3 साल पहले ये कक्षा 12 के लिए इतिहास की किताब थी, जिसका शीर्षक था भारत का इतिहास। उस किताब का अध्याय नंबर जो है ना वो 6 है। ये अध्याय जो है ना, अध्याय 6 पूरा का पूरा है। मैं ये कहूँ, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, रेट के बाद में आप 2nd ग्रेड की करें या स्कूल लेक्चरर की करें, कॉलेज लेक्चरर, RS, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें, इतना अच्छे से इस किताब में ये अध्याय दिया हुआ है कि कोई भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक का। तो ये संक्षिप्त से समय में मैंने इतिहास खंड जो है रीट के अंदर उसके बारे में आपको बताया। पुनः मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि RBSC की वर्तमान NCERT की किताबों को आप अपने सामने रखें, इस सिलेबस को सामने रखें और फिर अध्याय की अनुक्रमणिका को निकालें किताब की। जो जो अध्याय आपके सिलेबस में उनको आप टिक मार्क करें और उन्हीं को आपने पढ़ना है। सारी की सारी किताब आपने नहीं पढ़नी। वो अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है आपको उनको नहीं पढ़ेंगे। और एक जगह एक पन्ने पे आप समेकित भी कर लें कि कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे यहाँ टॉपिक दिया हुआ है वैदिक या बौद्ध या जैन या महाजनपद का नाम आ रहा है, तो आप ये करें कि महाजनपद जो सारी आपके पास में मान लो 10 किताबें हैं या 6 किताबें या 5 किताबें हैं, उन किताबों कौन कौन से क्लास की किताबों में और कौन कौन से अध्याय जो है वो सम्मिलित हैं, तो एक समय किताब सूची बना लें। जल्द ही अपने अगला जो विषय लेके मैं आपके सामने आऊँगा वो रहेगा कि ज्योग्राफी के टॉपिक जो रह रहे हैं रेट में, वो हम किन किताबों से पढ़ें और कैसे फिर हम अच्छे अंक प्राप्त करें और आगामी ये जो रीट 22 की हो रही है उसमें सफलता अर्जित करें। तो पुनः इस नए टॉपिक को लेके मैं आपके सामने होऊंगा। आपके कोई भी सुझाव है तो वो आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप रीट की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे स्वाध्याय सूरतगढ़ एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप वो डाउनलोड करें और रीट के लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय से आप कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसकी बिल्कुल ही न्यूनतम सी एक राशि रखी गई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।